दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम है या हमारा उसका टॉपिक है वो है कश्मीर बिफोर एंड आफ्टर आर्टिकल 370। लेकिन इससे पहले ये आजकल जो यहाँ पे बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ से 200 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की उनको कश्मीर में लगा दिया गया और इसलिए लोगों में बड़ी हलचल है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 16,000 बंकर्स इंडिया ने बना के तैयार कर दिए हैं और बड़े छोटे टाइम के। पाकिस्तान के अंदर वैसे घबराहट मची हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने अपने न्यूक्लियर बम को स्टार्ट कर दिया है और अगर कश्मीर मिल जाएगा तो हम न्यूक्लियर बम बंद कर देंगे। अरे ये कहाँ पे गधों के ऊपर कहाँ गधा बिठा दिया, वहां गधा बिठा दिया। ये किस टाइप की बातें करते हैं, इनको समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं। ये बेसिकली जो भी बात कर रहे हो ये पीओके को इनको लगता है कि पीओके इनके हाथ से निकलने वाला है और उसमें कोई डाउट भी नहीं है। ये सिर्फ जो फोर्सेस आगे खड़ी हैं कोई यहाँ पे ड्रामा करने के लिए तो खड़ी नहीं। लेकिन प्रेजेंटली बात क्या चल रही है, बात यहाँ पे कुछ और चल रही है। बात ये चल रही है कि एक जो बात सामने आई है कि क्या होने वाला है, वो ये लगता है कि पीएम मोदी 24 तारीख को जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे मीटिंग करने वाले हैं। 8 जो मेन पार्टीज थी उनको इन्विटेशन भेज दिया गया, उसके बाद जो लोकल पार्टीज हैं उनको भी इन्विटेशन भेज दिया गया होगा अब तक। और ये जो मीटिंग होगी 24 जून 2021 को, एक ये बड़ी स्पेशल मीटिंग होगी। आप जानते हैं कि 19 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को वहां पे आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। ये आर्टिकल जो लगाने की गलती की थी वो की थी पंडित नेहरू, और उसके बाद ये आर्टिकल टेम्परेरी था। और जब आर्टिकल लगा तब भी बहुत शोर मचा कि इंडिया ने आर्टिकल क्यों लगा दिया। और देखा जाए तो पंडित नेहरू को शेख अब्दुल्ला उन्होंने एक हिसाब से बेवकूफ बनाया और उसके अंदर जो जो कुछ चीज ऐड करना चाहते थे कर ली। नेहरू इतने घबराए हुए थे, इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने उनको चेक भी नहीं किया कि इन्होंने क्या क्या इसमें आर्टिकल लगा दिए। जो वहां पे हिंदू थे उनको वहां की एक परमिशन नहीं रही रहने को, और बेसिकली वहां पे ऐसा कुछ कर दिया कि जैसा पूरा पाकिस्तान के साथ जाए। और नेहरू ने घबराहट पे कुछ नहीं किया। जो हमारी आर्मी ने हमारे कश्मीर के हिस्से को लिया था 1947 के अटैक के बाद, यानी कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। और उस टाइम पे जो महाराजा थे उन्होंने कुछ देर लगा दी। जब उनको लगा कि उनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है तो उन्होंने अक्टूबर में ये कहा कि इंडिया को कि मैं आपके साथ एक्सेशन करूंगा। हमारी फोर्सेस गई, उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया, काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन उसके बाद वहां पे सीज फायर हो गई। वर्ल्ड का भी प्रेशर था। दूसरी बात ये थी कि हमारी जो आर्मी थी उनको सप्लाई लाइन नहीं थी, उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी लड़ाई की। लेकिन जो भी कुछ आर्मी ने अचीव किया वो नेहरू ने खो दिया। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वहां पे सिचुएशन को डील किया, जिस तरीके से शेख अब्दुल्ला को उन्होंने पूरी अथॉरिटी दे दी, 370 भी लग गया। अब ये जो था एक टेम्पररी आर्टिकल लगा हुआ था वहां पे कि उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन स्पेशल स्टेटस था क्या? वो स्पेशल स्टेटस ऐसा था कि जिसमें इन्होंने एक गद्दारी वाली बात की। मतलब पाकिस्तान के साथ अगर कोई कश्मीरी शादी करेगा तो वैलिड है, अगर वो दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से करेगा तो इनवैलिड है। जो वहां से कश्मीर से बाकी हिंदू बसे थे या जो वापस आए थे उनको कोई पोजीशन नहीं दी गई। पीओके से जो लोग आए उनको कुछ नहीं दिया। तो ये था क्या एक्चुअली? एक ये बेसिकली ढकोसला था। जब पीएम मोदी आए उन्होंने अपने एक प्रॉमिस किया था जब 2019 का इलेक्शन हुआ कि हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। लोगों ने कहा कह दिया करेंगे तो कुछ नहीं, क्या करना है इन्होंने। और लगता भी ऐसे ही था। जब बात की गई तो लोगों के बड़े बड़े व्यूज आए। यहाँ पे बड़े बड़े एडवोकेट्स और बड़े बड़े लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 370 तो हट ही नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला ने भी चीख चीख के कह दिया कि आर्टिकल 370 हटेगा ही नहीं। मुफ्ती ने कह दिया आप हटा ही नहीं सकते, ये तो मजाक करते हैं। और इवन जो बाकी कांग्रेस के लीडर थे उनका भी यही था। लेकिन एक दिन में सुबह सुबह इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। एक कागज का टुकड़ा वहां से हट गया कश्मीर से। तो लोगों को समझ आया कि क्या हो गया, किसी को समझ ही नहीं आया। और लेकिन ये है कि आर्टिकल 370 हटा दिया। आर्टिकल 370 अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन उसकी वैलिडिटी, उसकी जो पर्पस थी वो डिफीट हो गई। और दूसरी बात है कि आर्टिकल 370 लगाने से क्या फर्क पड़ता है? हमने हटा दिया तो पाकिस्तान डिस्टर्ब कि पता नहीं क्या हो गया, अब इंडिया क्या करेगा। अब ये बात है कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद अब पाकिस्तान को ये लगता है कि शायद उसको इंडिया इतने साल से उम्मीद कर रहा था इंडिया उसको कश्मीर दे देगा। उसको पता वो कश्मीर ले नहीं सकता। जब एक टाइम पे 90s के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई थी शायद कश्मीर तो पाकिस्तान के हाथ में चला जाता, क्योंकि जब यहाँ पे वीपी सिंह जैसे गवर्नमेंट थी और मुफ्ती सैयद मुफ्ती यहाँ के होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जिस हिसाब से गद फैलाया, जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला का रोल था, जैसे इन लीडर्स का रोल था, हो सकता था कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आर्मी तो हमारी बैरक से तब निकलेगी जब उसको गवर्नमेंट परमिट करेगी।
और अगर उस टाइम पे पाकिस्तान को स्टेप लेता आगे तो वीपी सिंह साहब को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो तो बैठ जाते। तो लेकिन कुछ भी हो, हिंदुस्तान बच गया। लेकिन आज सिचुएशन क्या आ गई, आज हिंदुस्तान तो बच गया, कश्मीर बच गया, लेकिन अब पीओके का क्या होगा? पाकिस्तान को झटका लगा होगा कि मोदी पीओके ले लेगा, और ये भी है कि ले भी लेगा। कब तक बचोगे? अंदर बाहर दोनों तरफ से पाकिस्तान को खाली कर दिया, खोखला कर दिया। अब एक एफएटीएफ की मीटिंग हो रही है 21 से 25 जून की, उसमें देखो पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में रखते हैं। ग्रे लिस्ट में रहेगा तो पाकिस्तान की बर्बादी बहुत जल्दी है। चाहे आप न्यूक्लियर बम को लेके बैठो, चाहे किसी को लेके बैठो, आपको बेसिकली सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। न्यूक्लियर बम आपके धरे धरे रह जाएंगे, लेकिन आपके अंदर की आज पोजीशन बड़ी खराब है। यहाँ पे जब बात हुई थी, सीज फायर हुई थी, तो ये था कि प्लेबिसाइट हो, दोनों की फोर्सेस जाएंगी, लेकिन किसी की फोर्सेस नहीं हुई तो प्लेबिसाइट हो नहीं सका। इंडिया को भी डर था, पाकिस्तान को भी डर था कि क्या होगा, कौन किसको वोट देगा। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि अगर प्लेबिसाइट जैसी सिचुएशन आ भी जाती है तो पीओके के लोग टोटली इंडिया को वोट देंगे, जम्मू के लोग इंडिया को देंगे, और जहां तक लेह लद्दाख है वो तो देंगे। और फिर जब बाकी कश्मीर का एरिया, उसमें से भी जो है आधा आधा बटेगा। वहां के लोग आज इतने परेशान हो चुके हैं, ये जो पिछले लीडरशिप थी मुफ्ती की और साथ में फारूक अब्दुल्ला की, कि ये कहते हैं कि इन्होंने तो लूट लिया। आपको पता होगा एक रोशनी एक्ट लगा, जहां पे लाखों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर ली। फॉरेस्ट लैंड थी, गवर्नमेंट की लैंड थी, उस पर कब्जा कर लिया। वो तो खैर गवर्नमेंट ने रिकवर करनी शुरू कर दी और वो काफी हद तक रिकवर भी हो चुकी है। इनका अब वहां पे पाकिस्तान जो भी कश्मीर के अंदर एक लॉज चलते थे, काफी जैसे लॉज हैं उसमें से हटा दिए, क्योंकि सेंटर वहां पे सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमी को देखता था। सेंटर की वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, किसी इशू पे आ नहीं सकता था, कोई भी यहाँ का एक्ट वहां लागू नहीं होता था, कोई भी हमारा जो लॉ है वो एक्ट नहीं होता। लेकिन अब सारे के सारे सेंटर के जो लॉज हैं वो एक्ट पर वहां पे लागू होंगे। जो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कॉन्स्टिट्यूशन एक हिसाब से एक डब्बे में चला गया, यानी कि कूड़े के डब्बे में। वहां पे इतने साल तो कोई प्रोग्रेस नहीं की। पैसे कौन खा रहा था? पैसे वहां की तीन पार्टियां खा रही थी। एक कांग्रेस की लीडर वो खा रहे थे, एक मुफ्ती मोहम्मद उन वो खा रहे थे, एक फारूक अब्दुल्ला वो खा रहे थे। अब यहाँ पे काफी दिन से कुछ चल रहा है, अब गुपकर गैंग भी बन गया, लेकिन वो किसी ना किसी पे नतीजे पे नहीं पहुंच सका। और यहाँ पे ये चल रहा था कि जब इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद लेह लद्दाख को अलग कर दिया, और लेह लद्दाख का ये कह दिया कि इसका अब कोई जो है लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। लेकिन लेह लद्दाख के ऊपर जितने पैसे खर्च होते थे उससे आज 10 गुना पैसे वहां खर्च होने शुरू हो गए। बजट बढ़ा दिया, डेवलपमेंट होनी शुरू होनी, और साथ में गवर्नमेंट ने एक 10,000 करोड़ का उनको स्पेशल पैकेज दिया डेवलपमेंट के लिए। अगर उनका आज बजट 200 करोड़ का है तो 10,000 करोड़ अलग से दिए वहां के डेवलपमेंट के लिए। फिर जो कारगिल है वो लेह लद्दाख में लगा दिया। अब एक दूसरी बात करते हैं कि अब अगर इनके साथ लीडर मानते हैं, क्योंकि ये बेचारे भूखे ना रहे, इनके पास कोई नौकरी नहीं है, पहले तो बट पट के एक दूसरे से करके ये किसी न किसी तरीके से पावर में आ जाते थे, कभी एक खाता कभी दूसरा खाता, तो इनके एक बेसिकली सियासत चल रही थी, पैसा चल रहा था, फैसिलिटीज चल रही थी। गवर्नमेंट ने इनकी सारी फैसिलिटीज विड्रॉ कर ली, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वहां पे जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह जो भी होगी उस पर भी है, गवर्नमेंट वहां पे 10,000 नौकरियां एक लोगों को के लिए उन्होंने प्लान बनाया देने के लिए। वहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ स्कूल बन रहे हैं, वहाँ पे आप समझिए कि एम्स जैसे वो बन रहे हैं, और वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है कोई बाहर का आदमी ले सकता है। अब वहाँ के बच्चों को भी वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, बिजली मिल रही है, और साथ में बच्चों को वहाँ पे स्कूल्स की भी एजुकेशन का फैसिलिटी मिल रही है। और पहले ये 500 रुपये दे के पाकिस्तानी पत्थर चलवाया करते थे, अब वो धंधा भी बंद हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जॉब मिल रही है, डेवलपमेंट के साथ जॉब है। और देखा जाए तो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर एक सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। वो ब्रिज जो है कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा है, और आईफल टावर से कम 35 मीटर बड़ा है, ऊंचा है। और ये वहां पे उसको रेल से कनेक्ट किया जा रहा है, और ये जो रेल लिंक है ये 272 किलोमीटर का है। और ये जो ब्रिज है इसकी कॉस्ट पड़ रही है 1200 करोड़ रुपए। इसकी ब्रिज की जो हाइट है वो बनती है 400 कुछ मीटर की। साथ में एक वहां पे एक सिस्मिक जोन है 4, और इसको जो सिस्मिक जोन को तैयार किया है इसको किया है जोन 5 का। वहां पे हवा चलती है बहुत तेज, तो उसके भी इंतजाम के लिए इन्होंने 266 किलोमीटर का किलोमीटर पर आवर की अगर वहां पे हवा चलेगी तो उसको भी ब्रिज सह सकता है। वहां पे बाकी स्पोर्ट्स भी लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट होगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि वहां की असेंबली की क्या पोजीशन थी। जब 1998 तक वहां की असेंबली में सिर्फ 100 एमएलए थे, आज उसके बाद उसको इंक्रीज करके 111 कर दिया। अब बात यह है कि जो इसमें 111 में से जो 24 सीटें बिलोंग करती थी वो करती थी पीओके को, जो अनफिल्ड जाती थी। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो वहां टोटल जो इलेक्शन होना था वो होना था 83 सीट्स पे,
उसके साथ अब जो कश्मीर में सीटें बचती हैं वो बचती हैं 40, जम्मू में 37। जो 4 सीटें थी 87 में से जो 4 सीटें हैं वो बनती हैं आपकी लेह लद्दाख की, वो निकल गई। तो यहाँ पे टोटल सीटें 83 में से 46 कश्मीर की, 43 जम्मू की, लेकिन साथ में वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन हो रहा है। उसकी वजह से जम्मू को 7 सीटें और मिल रही हैं, 46 सीटें कश्मीर की और 44 सीटें जम्मू की। टोटल आप देखिए कि 90 सीटें बनती है, 2 सीटें राज्यपाल है उसके हाथ में होती है। अब दूसरा गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यहाँ पे जो 24 सीटें वेकेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पीओके को बिलोंग करती है, उसको फिलअप कर दें, क्योंकि आज पीओके से काफी लोग परेशान हैं और वो आना चाहते हैं हिंदुस्तान। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसी चीज पे लग रही है कि किस किस लोगों को, पीएके के लोगों को हम यहाँ पे सीटें भर दें। और इसके बाद क्या होगा कि जो पीएके के लोग हैं वो किसको वोट देंगे, वो देंगे जम्मू के लोगों को, या इवन वो बीजेपी को देंगे। तो गवर्नमेंट का एक जो तरीका जो है, जो पर्पस है, वो ये है कि किसी तरीके से वहां पे गवर्नमेंट आए, और गवर्नमेंट वो आए जो इंडिया के लिए काम करे। जम्मू के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, और इवन कश्मीर के कुछ लोग पार्टीज हैं वो भी काम करेंगे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ना तो फारूक अब्दुल्ला को पसंद करते हैं, ना वो वहां मुफ्ती को पसंद करते हैं। हो सकता है कुछ कांग्रेस के लीडर वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक जरूर कंफ्यूजन है, और ये बीजेपी नहीं कर रही काम, इसका सारा जो सर्वे किया जा रहा है वो किया गया है अपने एनएसए के द्वारा, क्योंकि उनकी कश्मीर की काफी महारत भी है। और ये बेसिक लोग सोचते हैं कि क्या जरूरत है, अगर यहाँ पे असेंबली नहीं होगी, अगर यहाँ पे इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। अब ये देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ के लोगों को भी मिलकर साथ चलना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, क्योंकि हमको जवाबदारी होती है, यूएनओ के अंदर होती है, बाकी गवर्नमेंट हमसे बात करती है। अब आर्टिकल 370 है कि नहीं है, ये तो मैं नहीं सोचता कि इसका ज्यादा मायना है, लेकिन अगर यूएसए वालों से समझो, वो कहते हैं कि आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, उसको पता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बड़े हैरान होता हूँ कि ये लोग, हम सोचते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े समझदार है, नॉलेजेबल है, इनको कुछ नहीं पता। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे इस आर्टिकल के हटने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ के लोगों के लिए 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है। वहाँ पे पुलिस की भर्ती की जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोगों को भर्ती किया जाएगा, और इसके साथ साथ जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो सारा का सारा उम्मीद है कि सिचुएशन संभलेगी। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हमको किसी तरीके से एक एमएलए बना करके पावर में बिठा दो, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ पे सिचुएशन ठीक होगी। अब क्या है कि अब क्योंकि कहीं पे भी वहां पे 3,000 पंडितों के लिए घर बन रहे हैं, वहां पे जिस पंडित की भी जमीन पे कब्जा किया गया था या उसे जमीन खरीदी गई थी, वो सारी की सारी इलीगल हो चुकी हैं और उनको वापस मिल रही है। और जो 3,000 पंडितों के लिए घर बन रहे हैं, उसमें से 850 के करीब घर बन चुके हैं। उनको सिक्योरिटी भी देनी है, और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि ये जब वहां रहे तो पीसफुल रहे, लोगों के साथ मिलकर रहे। अगर वहां के लोग पढ़े लिखे भी हो जाएंगे, अगर उनको वहां पे पीस मिलेगी तो इनको फायदा होगा, क्योंकि सारा टाइम तो उनकी आर्मी उनकी सपोर्ट नहीं करेगी या उनको लुक आफ्टर नहीं करेगी। इसके पहले मार्च 2021 में भी, 15 मार्च 2021 को भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने हिंट दिया था। पीएम मोदी जरूर चाहते थे कि वहां पे एक इसको जो है एक यूनियन टेरिटरी बना के दिया जाए, लेकिन वहां पे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं नहीं, हमको तो यहाँ पे एक स्टेट चाहिए। कोई बात नहीं, स्टेट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी वो पावर नहीं है कि जो पहले मिसयूज करते थे, या जिस तरीके से भी उनका काम करने का तरीका था कि वहां पे सेंटर की इंटरफेरेंस नहीं होती थी। और इन्होंने कितना कुछ कह लिया कि आप ये करोगे तो ये नहीं होगा, 370 हटेगा नहीं, तो हटा ही दिया। अब ये है कि कुछ लोग फिर ये बात करते हैं कि क्या पर्पस थी। अब देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो ना हटाती, इंडिया के अंदर मार्शल लॉ लगा दो। लेकिन अगर हमने रहना है वर्ल्ड के साथ, तो हमको उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, उनको खुश करके रहना पड़ेगा, उनको ताकि पसंद करके रहे, ताकि, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे इंडिया का क्वेश्चन है, हमारे कंट्री के रेपुटेशन का है। जब भी हमारी कंट्री के लोग बाहर जाते हैं तो उनको एक ये पूछा जाता है कि आपने आर्टिकल 370 हटा दिया। अब देखिए, फरवरी 2020 को 21 को वहां पे इन्होंने इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया। ये इसलिए किया कि हमेशा हर एक वर्ड के अंदर पूछता था आपने इंटरनेट सेवा क्यों कर दी। जब हमारे लीडर जाते हैं उनसे बेसिकली ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे उनको दिक्कत होती है। इवन बात करते थे कि यहाँ पे आपके ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, चाहे हो ना हो, 2 टेररिस्ट मर गए उस पर भी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है आम लोगों को उठा के ले जाते हैं, वहां पे हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करते हैं, वहां नहीं पूछते, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। उनकी कंट्री इसीलिए आज ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में है, टोटली बर्बाद हो चुकी है। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट का पर्पस है, गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि यहाँ पे और खुशहाली हो, डेवलपमेंट हो। और नेचुरली डेवलपमेंट तो हो ही रही है। जब 22,000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं एक सिर्फ रेलवे लाइन बनाने पे, तो आप कितनी डेवलपमेंट कर रहे होंगे। पीछे अपने जो राजनाथ सिंह थे ये गए थे, इनकी विजिट हुई थी, इन्होंने विजिट करके कश्मीर के अंदर 7 जो है नए पुल तैयार किए थे। वहाँ पुल नहीं थे, ट्रेवलिंग नहीं हो पाती थी, उसकी वजह से वहाँ पे एक डेवलपमेंट का काम तो शुरू हो ही चुका है। और अगर वहाँ पे नॉर्मलसी आ जाएगी तो वहाँ पे लोग जाएंगे अपना टूरिज्म पे,
और एक कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं, स्पेशली फ्रांस है, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर वो डेवलपमेंट करें, और हमारे कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी चाहते हैं कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट होगी वहाँ पे नौकरियां मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो पीस आएगी। अगर गल्फ के लोग वहाँ जाएंगे तो हमारे एक को, हमारी जो एक पोजीशन को एक सपोर्ट मिलेगी। बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरब है। तो ये जिस तरीके से सारे काम हो रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि हम एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग बात करते हैं बीजेपी, मैं सोचता हूँ कि बीजेपी के लीडरशिप के आजकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कुछ एजेंसीज हैं, और ये जो कुछ काम होता है वहाँ पे क्या करना है ये सारी एजेंसीज होती हैं। एक स्पेशल यूनिट बना हुआ है होम मिनिस्ट्री के अंदर जो डील करता है आपके कश्मीर को। अजीत डोवाल हैं, साथ में कुछ और ऑफिसर्स हैं जो वहाँ बैठे हुए, और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, फिर आईबी रॉ, सबकी रिपोर्ट मिलकर के जो काम करना होता है उस काम पे लगे रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अब देखते हैं कि 24 तारीख को क्या होगा। अगर ये लोग मानते हैं तो इनको भी, इनका भला होगा, क्योंकि ये सारे के सारे बेचारे इस टाइम पे बेरोजगार, और इनको काफी देर तक अपने घर में भी रखा गया। अगर कुछ बात करते हैं लोग फारूक अब्दुल्ला को छोड़ दिया, तो छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली, क्योंकि फॉरेन में लोग शोर भी मचाते हैं, वो भी देखना पड़ता है। फिर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम चाइना की तरफ तो है नहीं। चाइना के ऊपर अगर कोई भी उइगर मुसलमान के ऊपर क्वेश्चन उठाता है तो चाइना उस पर पूरा अटैक कर देता है। अगर अटैक नहीं करता तो चाइना उनको पैसे देता है कंट्री को कि चुप हो जाओ। इवन इसीलिए मुस्लिम कंट्री भी चाइना के खिलाफ शोर नहीं मचाता, क्योंकि कोई भी इश्यू अगर यूएन वगैरह में रेस होता है तो उसका जवाबदारी बनती है, और जवाबदारी बनती है तो आपकी पोजीशन भी खराब होती है। इसलिए ये चीजें सारी जरूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर भी। अब आप देखिए म्यांमार के अंदर एक मार्शल लॉ लग गया, मिलिट्री रूल आ गया, तो सारे वर्ल्ड ने उसको बायकॉट कर दिया, उस पर सैंक्शंस लगा दिया। हम आज एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं कि हमारी अगर G7 की मीटिंग होती है तो उसको, उसमें इंडिया को स्पेशली बुलाया जाता है। इंडिया बुलाया जाता है, साथ में हमारे ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया, और साउथ कोरिया। जहां तक साउथ कोरिया की बात करें, वो हमारे साथ इंडस्ट्री में बहुत आगे है। ऑस्ट्रेलिया भी एक डेवलप कंट्री माना जाता है। अब ये देखिए सैमसंग, वो चाइना से निकल के पूरा इंडिया की तरफ आ रहा है, कुछ पोर्शन उसका जा रहा है वियतनाम के अंदर, इससे लाखों लोगों को जॉब मिलेगा। और जहां तक चाइना की बात करते हैं, चाइना के अंदर कुछ शहरों के अंदर एक समझो अंधेरा छा गया है, क्योंकि सैमसंग निकल गया वहां से। तो हमारे पास अगर एनवायरनमेंट ठीक होगा तभी हमारे पास इंडस्ट्रीज आएंगी। और दूसरी बात क्या है कि जो जब हमारा इंडस वाटर ट्रीटी शुरू हुई थी तो उस टाइम पे कश्मीर के लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन किया था कि उनका पानी आप क्यों दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इसकी असेंबली में भी एक क्वेश्चन उठा था कि ये पानी ना दिया जाए। अब क्या है कि जब उरी अटैक हुआ तो उसके बाद यहाँ पे 5 डैम बनाने की बात हुई $15 बिलियन से, और गवर्नमेंट ने कहा कि इसका एक्चुअली 20% या 10% का हिस्सा वो स्टेट को पड़ता है। गवर्नमेंट ने कहा पूरा हिस्सा हम देंगे, क्योंकि स्टेट को देंगे। मुफ्ती वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी। तो बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हो गया, और वो जो है काम तैयार होने को है। उसके आने के बाद यहाँ पे घरों घरों में नलके में पानी पहुंचेगा, खेतों को पानी मिलेगा, साथ में उसका दूसरे इंडिया के पोर्शंस में भी पानी आएगा, और पाकिस्तान के अंदर बेहाली होगी। अगर कश्मीर के अंदर और खुशहाली होती है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, पीओके के अंदर, और हो सकता है कि पीओके के लोग बगावत भी करें। ये नेचुरली गवर्नमेंट की प्लान है कि पीओके के लोगों को भी एक उठाया जाए, बगावत किया जाए। वो सिचुएशन बनेगी तो इंडिया पूरे तरीके से पीओके पे कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद नहीं, पीओके अपने आप इंडिया के साथ मिल जाएगा, साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान भी आएगा, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, बड़े के लोगों के दिमाग में बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े चीज़ों को पूछना भी चाहते होंगे, और बहुत कुछ कहना भी चाहते होंगे, क्योंकि लोग आजकल जो चैनल में आते हैं मेरे से ज़्यादा तैयार होके आते हैं।